हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके नाम से आपको थोड़ा सा आधार या आइडिया लग जाएगा कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। एक कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और उस कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समांतर रहेंगी। इसका जो डायग्राम है वो अपन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहे हैं, बट एग्जाम के अंदर या कहीं पर भी आपको ये डायग्राम दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा वेस्ट होता है। ये वाला जो दूसरा डायग्राम है वो आपका सफिशिएंट है। ठीक है, आज के वीडियो में अपन इन बिंदुओं को पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले परिभाषा है, उसके बाद में इस कैपेसिटर का सिद्धांत होगा, उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे और उसके बाद उस रिजल्ट का विश्लेषण करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और वीडियो के एंड में अपन कुछ सवालों की या संख्यात्मक सवालों की या न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे जो आज के इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो इसकी परिभाषा अपन लिखेंगे। यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर आपके पास दो चालक प्लेटें हैं, दो प्लेट हैं, दोनों चालक हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, यानी हर जगह इनके बीच की दूरियां क्या हैं, बराबर है। इवन इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है, एक दूसरे की प्लेटों के आकार की अपेक्षा इनके बीच की दूरी अल्प होती है। प्लेट P1 और प्लेट P2 अपन इनको नाम दे देंगे। प्लेट P1 को अपन बैटरी के धनाग्र से या उच्च विभव के सिरे से और प्लेट P2 को अपन किसी कुंजी या किसी स्विच से होते हुए बैटरी के ऋणाग्र से जोड़ देंगे या लोअर पोटेंशियल के टर्मिनल से जोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो प्लेटें हैं इनकी तीन विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, इनका आकार समान होना चाहिए, बिल्कुल बराबर आकार की होनी चाहिए। दूसरा, इनकी आकृति बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आयत के आकार की है और दूसरी है वो वृत्त की या वर्ग के आकार की है। दोनों का आकार बिल्कुल समान रहेगा, दोनों की आकृतियां बिल्कुल समान रहेंगी और दोनों के बीच की दूरियां हमेशा बराबर रहेंगी। इस प्रकार की दो प्लेटों को यदि एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो इस प्रकार बनी संरचना को अपन समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा में अपने लिखा है, यदि दो समान आकार एवं समान आकृति की, हर एक शब्द के ऊपर आपको जोर देना है, महत्व देना है, समान आकृति की चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अति अल्प दूरी पर रखा जाए तो इस प्रकार बना जो संधारित्र है, भाई संधारित्र के लिए दो प्लेटें तो होनी जरूरी ही हैं, तो इस प्रकार बना जो संधारित्र है उसे अपन समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए कि ये मेरे पास प्लेट P1 है, ये P2 है, सर दोनों ही चालक है। और चालक पदार्थों में आपने क्या पढ़ा है कि जब उसे आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके चारों तरफ सतह के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ विरोधाभास की स्थिति मिलेगी। समझिए, देखिए किस तरीके से, जैसे ही आप इस कुंजी को बंद करेंगे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। अभी आप मुझे बताएं कि इसके सिरे के ऊपर विभव 0 है और इसके ऊपर भी विभव 0 है, तो इसके ऊपर 0 विभव होने से और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि पॉजिटिव है यानी उच्च विभव का सिरा है, तो आप जानते हैं कि आवेश का स्थानांतरण तो केवल इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा निम्न विभव के सिरे से उच्च विभव के सिरे की तरफ स्थानांतरित होता है। यदि आप धनावेश का स्थानांतरण कहें, होगा नहीं, लेकिन अगर आप कहें कि धनावेश का स्थानांतरण हो रहा है तब तो आप कहते हैं कि धनावेश उच्च विभव सिरे से यानी इस टर्मिनल से होकर के और प्लेट P1 के ऊपर स्थानांतरित हो जाएगा। या फिर आप ये कह दें कि प्लेट P1 के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके इस बैटरी के धनाग्र की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 विभव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये निम्न विभव के सिरे से उच्च विभव के सिरे की तरफ जाएंगे। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लेट P1 के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको ये कहना चाहिए कि सर पॉजिटिव चार्ज तो इसकी दोनों सतह के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अपन ने गाउस के नियम के अंदर पढ़ा है चालक प्लेट के ऊपर जो आवेश है वो सतह के ऊपर दोनों तरफ आ जाता है। लेकिन अभी अपन आगे समझेंगे। देखिए, ये जो प्लेट P2 है इसका विभव भी 0 है,
और इसका विभव 0 है, लेकिन ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव है वो निम्न विभव का सिरा हो गया, और ये आपका जो पॉजिटिव है वो उच्च विभव का सिरा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न विभव के सिरे से उच्च विभव के सिरे की तरफ ट्रांसफर होता है, या फिर ये कह दीजिए कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो आपके प्लेट P2 को ऋणावेशित कर देंगे। ठीक है, तो प्रारंभ में देखिए क्या होगा कि प्लेट P1 के और प्लेट P2 के दोनों सिरों के ऊपर अंदर और बाहर ही आवेश होता है, परंतु ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनल जो कंडीशन होगी, बहुत ध्यान से सुनना भैया, कि ये जो प्लेट P1 और P2 है इनके केवल अंदर वाले सिरों पर ही आवेश होगा, आंतरिक सतह के ऊपर ही आवेश होगा। जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ की अगर अपन बात करें तो ये मान लीजिए आपका बाह्य सरफेस है और ये अंदर वाली सरफेस है, तो बाह्य वाली जो सरफेस है इसके ऊपर आवेश नहीं होगा, सारा का सारा आवेश है वो इसकी आंतरिक सतह के ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही आवेश आंतरिक सतह पे यानी एक तरफ गया है, अंदर की तरफ, तो आप मुझे बताइए कि गाउस के अनुप्रयोगों में आपने अचालक परत पढ़ा था, और अचालक परत के अंदर उसका जो आवेश है वो उसके एक पृष्ठ के ऊपर वितरित होता है, यानी कि जब आप इसका आवेश घनत्व निकालना चाहेंगे तो इस प्लेट का जो क्षेत्रफल कैपिटल A है उसके ऊपर आवेश जाएगा। अगर आप इसको चालक प्लेट ले रहे हो और अगर आवेश दोनों तरफ जाता तो आपको इसका एरिया डबल काउंट करना होता, क्योंकि एक तरफ आवेश जाएगा और दूसरी तरफ भी आवेश जा रहा है तो एरिया डबल लेना होता। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां पे आवेश है वो केवल एक तरफ ही होगा, और जैसे ही आवेश एक तरफ होगा तो इसका आवेश घनत्व कह दीजिए आप सिग्मा प्लस। सिग्मा प्लस का मतलब है पॉजिटिव वाली प्लेट P1 के ऊपर आवेश घनत्व है, और इसको कह दीजिए सिग्मा माइनस। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों प्लेटों के ऊपर आवेश बराबर है, तो दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व भी बराबर होगा। एक के ऊपर धनावेश है और एक के ऊपर ऋण आवेश है। बात समझ में आ रही है? अब आप इस बात को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझिए कि प्लेट P1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट P2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगी। इस प्रकार से इन दोनों प्लेटों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब अपन बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो पहले अपन ये जो आपने समांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिया है उसकी अपन बनावट के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। सिद्धांत इसका वही है जो आपने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा है कि पहली वाली प्लेट के ऊपर एक तरफ आवेश है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से उसका विभव घट जाएगा, परिणाम स्वरूप उसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी। यही बात अपन इसके सिद्धांत के आज अपन लिखने वाले हैं, परंतु इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगा। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हालांकि दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशाएं समान ही तो हैं, इसमें प्लेट P1 से बाहर की तरफ और इसमें प्लेट P2 के अंदर की तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र दोनों की वजह से प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ, ऋणावेश के कारण अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है, तो जुड़ जाएगा दोनों का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले मुझे दोनों प्लेटों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? पहली प्लेट जो है इसको, अब आप एक तरफ आवेश आ गया तो आप इसको चालक प्लेट लेंगे कि अचालक प्लेट लेंगे? आपने बाकायदा लिखा है कि यह प्लेट चालक है, परंतु इसके आवेश एक सतह पर है, और जब प्लेट के आवेश एक सतह पर आएगा उस समय उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखनी होगी। तो एक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन एक है, जुड़ जाएगी। तो पहले अपन इसकी बनावट के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसकी बनावट के बारे में कुछ इस तरीके से लिखा है, देखिए कि समान क्षेत्रफल A वाली दो चालक प्लेटें P1 तथा P2 को अल्प दूरी, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D पर समांतर रखा गया है। ठीक है, जब इन्हें आवेशित किया जाएगा तो आवेशित करने पर क्रमशः प्लस Q तथा माइनस Q आवेश आ जाता है। इनको बैटरी से जोड़ा गया है जिसकी वजह से इनके ऊपर प्लस तथा माइनस Q आवेश आ जाएगा, समान मात्रा में विपरीत प्रकृति का, और क्षेत्रफल दोनों का समान है, आवेश की वैल्यू समान है, जिसके कारण इनके ऊपर आवेश घनत्व
क्रमशः कौन सा आवेश घनत्व आएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व आएगा। तो आपके पास प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा होता है। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए कि सिग्मा की वैल्यू कितनी लिख लूं? सर सिग्मा की वैल्यू होती है आवेश बटा क्षेत्रफल। प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश ले लेना, माइनस आवेश घनत्व के कारण यहाँ पे माइनस आवेश लिख लेंगे। यह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। बात क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि पहली प्लेट जो P1 है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में? एक प्लेट की वजह से सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ध्यान देना ये चालक प्लेट है, उसके बावजूद भी अचालक प्लेट की तीव्रता की व्यंजक ले रहे हो आप यहां पे। ऐसा क्यों? क्योंकि चालक प्लेट के ऊपर दोनों तरफ आवेश होता है, अंदर और बाहर। जब अंदर और बाहर आवेश आएगा दैट टाइम आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लेंगे, और एक तरफ अगर आवेश है तो आप केवल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अपन लिखेंगे कि प्लेट P1 के कारण दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र और प्लेट P2 के कारण दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के बीच वाले भाग में, मध्य भाग में प्रत्येक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चालक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, बट आपको यहां पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखना है इसका कारण आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। कारण स्पष्ट होगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप यहां पर आकर के हर बार कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? चालक परत है पर एक तरफ आवेश होने के कारण उसका जो रिजल्ट है वो आप अचालक परत की तरह लिखेंगे। दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, एक ही दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का योग कर दीजिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ जाएगी। इसे अपन समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। भैया मुझे करना क्या है, मैं कहां जाना चाह रहा हूं? सर आपको इस कैपेसिटर की धारिता निकालनी है, C फाइंड आउट करना है। जब मुझे धारिता निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए? सर धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन विभव, Q अपॉन V। Q आपके पास है, एक प्लेट के ऊपर आवेश Q, दोनों प्लेटों का टोटल चार्ज 0 होगा। जब कभी भी कैपेसिटर के आवेश की बात आए तो आपको केवल एक प्लेट का आवेश लिखना है, और जब कभी यह लिखा जाएगी कैपेसिटर का कुल आवेश कितना है दैट टाइम आपको 0 लिखना है। तो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर आवेश Q है, वो मेरे पास है। अब मुझे तो केवल V चाहिए। समझ में आ रही है बात? मुझे केवल विभव चाहिए, या फिर ये कह दीजिए अनंत के सापेक्ष विभवांतर चाहिए। तो अब विद्युत क्षेत्र जब आपके पास आ गया तो विभव क्या कहलाता है? तो आप लिख सकते हैं विभव की परिभाषा से, विभव विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र संबंध से। क्या कहता है इनका संबंध भैया? याद है क्या? V इज इक्वल्स टू ED। D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। यदि मुझे V चाहिए तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को गुणा कर देना है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण मेरे पास है तो मैं V की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? सर V की वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल्स टू E की वैल्यू लिख दीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में इसके D चल रहा है तो सर D लिख दीजिए। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में सिग्मा की वैल्यू लिखी है Q अपॉन A, तो समीकरण 1 अपन यहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे रेफरेंस समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 की वैल्यू आप लिखेंगे तो V इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह हो गया Q अपॉन A, इसके साथ में क्या चल रहा है? ऊपर चल रहा है सर D और नीचे चल रहा है एप्सिलॉन नॉट। इसे आप समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। ये समीकरण नंबर 3 आ गया आपके पास। तो विभव की जब आपके पास वैल्यू आ गई, आवेश आपके पास ऑलरेडी है, निकालना क्या है? सिंपल धारिता निकालनी है सर। धारिता निकालनी है तो धारिता की परिभाषा से लिख दीजिए। तो धारिता की परिभाषा से, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल रेफरेंस डालना है कि धारिता की परिभाषा को अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। परिभाषा से क्या कहती है परिभाषा? फॉर्मूला लिख दीजिए सर, C इज इक्वल्स टू आवेश अपॉन V होता है। बात समझ में आ रही है? तो आवेश आपके पास Q है और विभव की वैल्यू ले लीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट लिख दीजिए कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V का मान आप इक्वेशन नंबर 3 से लिख दीजिए। तो नीचे लिख देता हूं मैं सर QD, और नीचे से ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A।
बात समझ में आ रही है? Q ने Q को मार दिया, परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या आ गया? C इज इक्वल्स टू आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बोलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा? क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में आप माध्यम क्या ले रहे हो? निर्वात ले रहे हो। दोनों प्लेटों के बीच में किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। तो ये बात आपको शुरुआत में अच्छे तरीके से लिख लेनी चाहिए। तो अब मैं इसको लिख देता हूं कि प्लेटों के बीच का जो माध्यम है वो आपका निर्वात है। तो कहां पे लिखना चाहिए? ये जहां पे आपने ऊपर डेरिवेशन लिखा है कि इनका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा होता है, यहां पे लिख देते हैं प्लेटों के बीच का माध्यम क्या निर्वात या हवा है। ये बात आपने यहां पे लिखनी है, क्योंकि अगर आप निर्वात या हवा नहीं लेंगे तो उस केस के अंदर आपके पास ये जो विभव की वैल्यू है वो बदल जाएगी, और विभव की वैल्यू बदलने से आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? आगे का जो वीडियो होगा उसके अंदर आप पढ़ेंगे दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता कितनी होगी। देखिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि कैपेसिटर है वो एक चालक प्लेट की धारिता बढ़ा देता है, और उसके लिए आपने केवल उसके पास में कोई एक उदासीन चालक प्लेट ही रखी है जिससे उसकी धारिता बढ़ गई। किस तरीके से बढ़ी अपन पूरा सिद्धांत पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हुई है। अपने को उसकी धारिता और ज़्यादा बढ़ानी है, और धारिता बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे जिससे उस संधारित्र की धारिता है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो जो कंसेप्ट है वो अपन अगले वीडियो के अंदर सेपरेट पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अपने पास दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम क्या भरा हुआ था? याद रखें, दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम निर्वात भरा हुआ था, इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। प्लेट का क्षेत्रफल आप लेके चले हो, प्लेटों के बीच की दूरी आप लेके चले हो, तो इस प्रकार से आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। बात समझ में आ रही है? अब आप C से एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, A और D के बीच में रिलेशन निकाल दीजिए कि C है दैट इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी प्लेटों का जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी ही धारिता उस संधारित्र की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, यानी एंटी प्रोपोर्शनल टू D। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी संधारित्र की धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो कई बार यहां से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना करने से धारिता भी दुगुनी, प्लेटों के बीच की दूरी दुगुनी करने से, दूरी बढ़ा रहे हो तो धारिता आधी हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब आप अपने नोट्स लिख लें उसके बाद में आपको प्रत्येक लाइन के ऊपर मनन करना है। देखिए फिजिक्स के अंदर रटना नहीं होता है, जब तक ये फिजिक्स आपके खून के अंदर नहीं घुलेगी तब तक आप इसको अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो इसके साथ ही आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करने का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, यहां तक पहुंचना है। सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तब भी आपको यहां तक जाना है। कैसे भी करके पूछ ले, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक है वो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, जब दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम निर्वात या हवा भरी हुई हो। बिल्कुल क्लियर है। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपकी सिलेबस की बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे, पर वहां पे जाने से पहले एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए वापस चलते हैं अपन अपने डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम पे जाइए, मैं आपको सेपरेट टॉपिक डाल करके समझा दूंगा, पहले आप इस टॉपिक को समझ लीजिए। क्या होगा कि इस पॉजिटिव प्लेट के और इस नेगेटिव प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र तो है, और ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये वाली जो विद्युत बल रेखा है इसको ये प्रतिकर्षित करेगी और इधर से ये प्रतिकर्षित करेगी, परिणाम स्वरूप ये सीधी निकल जाएगी।
लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो किनारे के ऊपर विद्युत बल रेखा है, इसको अंदर वाली बल रेखा बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगी, लेकिन बाहर की तरफ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो अंदर की तरफ कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी बस की सीट के ऊपर यदि 3 लोगों की सीट है और उस पर चौथा आदमी बैठ जाता है तो जो किनारे वाला व्यक्ति है उसकी आधी जगह है वो हवा में ही तैरती रहती है, वो आधा हवा में ही रहता है। कहने का मतलब उसको थोड़ा सा स्पेस सीट के ऊपर मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो आपका विद्युत बल रेखाएं हैं, ये बाहर वाली यानी इसके किनारों के ऊपर विद्युत बल रेखाएं हैं, वो बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ इस तरीके से मुड़ जाती हैं। और इन विद्युत बल रेखाओं का बाहर की तरफ मुड़ना एक विशेष इफेक्ट प्रभाव कहलाता है, जिसे उपांत प्रभाव कहते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार 1 नंबर का इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज उपांत प्रभाव, उपांत प्रभाव क्या है। चलिए लिखते हैं उपांत प्रभाव क्या है। तो यहां पे अपन ने उपांत प्रभाव की परिभाषा लिखी है कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जिसके कारण किनारों की बल रेखाएं बाहर की ओर मुड़ जाती हैं या बाहर की तरफ निकल जाती हैं। मैंने यहां पे लिखा है जिसके कारण किनारों की बल रेखाएं बाहर की ओर वक्रीय यानी मुड़ जाती हैं, वक्रीय हो जाती हैं। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। तो आसान सी और इंटरेस्टिंग और इजी डेफिनेशन है, आपको याद करनी चाहिए। इसके बाद में अपने बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अपन उनको सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक 20 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र है, उसको 10 किलोवोल्ट, किलो का मतलब है आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना। जब आप किलो को हटाएंगे तो किलो का मतलब 1000 के संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 किलोवाट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। यानी आपको धारिता और विभव की वैल्यू दे रखी है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट के ऊपर आवेश क्या होगा, Q का मान निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले लिखेंगे C इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैराड। चलिए लिख लीजिए, 20 माइक्रो हटाया 10 की पावर माइनस 6 फैराड। V कितना दे रखा है 10 किलो वोल्ट। किलो को जब आप हटाएंगे तो 1000 से गुणा करना होगा, और उस 1000 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्ट 10 की पावर 4 वोल्ट लिख देता हूं। निकालना क्या है मुझे, आवेश की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा। आवेश में, धारिता में और विभव में क्या रिलेशन होता है, Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है भैया, फाइनली आप इसकी वैल्यूज लिख दे जाइए। 20 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर 4, वेरी इजी, सॉल्व कर लीजिए। 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्या लगा दूं मात्रक में, आवेश का मात्रक कूलम लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4.6 आपसे कह रहा है कि यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A और उनके बीच की दूरी D है, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए और दूरी को आधा कर दिया जाए, तो अब जो धारिता है वो प्रारंभिक धारिता का कितना गुना हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अपने को निकालनी है बाद की धारिता, तो उसको कह देते हैं अपन C डैश। तो C डैश में अपने को लिखना होगा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बदल करके A डैश हो जाता है, जो कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का 2 गुना है। और यदि इनके बीच की जो दूरी है वो बदल करके D डैश हो जाए तो वो अपनी प्रारंभिक दूरी की आधी है, इसे अपन D/2 लिख देते हैं। तो अब बदलने के बाद धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी A डैश अपॉन D डैश लग जाएगा। तो A डैश की वैल्यू को आप A के फॉर्म में रख दीजिए और D डैश की वैल्यू को भी D के फॉर्म में रख दीजिए। तो मैंने लिखा एप्सिलॉन नॉट और A की जगह लिख दिया मैंने 2A, A की जगह क्या लिख दिया 2A, और बटा में जो D डैश है उसकी जगह D/2 आना है, बटा का 2 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D रह गया, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को अपन क्या कह सकते हैं, ये इसकी प्रारंभिक धारिता C है। तो C डैश इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4C, यानी कि बाद की जो धारिता है वो प्रारंभिक धारिता की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल आप इसको ये कह सकते हो कि क्षेत्रफल दुगुना हो गया तो धारिता दुगुनी होगी, और प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो गई
तो धारिता अगेन दुगुनी होगी, तो दुगुने को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुनी हो जाएगी। ये सिंपल, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल नंबर 4.7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यह सवाल बोर्ड की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। समझिए अच्छे तरीके से। एक सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट के विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, इसकी वजह से प्लेटों के ऊपर 360 माइक्रोकुलाम प्लस माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है सर, जानते हैं बैटरी से जोड़ोगे तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा। विभवांतर के मान को 120 वोल्ट से कम कर दिया जाए। पहले विभवांतर कितना था, V था, अब उसमें से 120 वोल्ट कम कर दिया, यानी कितना हो गया, V माइनस 120। और ऐसा करने से आवेश कितना हो गया, 120 माइक्रोकुलाम हो गया। तो 3 क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच यानी मध्य विभवांतर कितना है, जो शुरुआत में आपने V अप्लाई किया था वो कितना है। संधारित्र की धारिता C कितनी है, शुरुआत में धारिता ली वो कितनी है। और तीसरा पार्ट कह रहा है कि यदि आवेश का मान कितना हो जाएगा जब आप विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा देते हैं। पहले केस में आपने 120 वोल्ट घटाया था, अब V वोल्ट के विभवांतर को 120 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, V प्लस 120 हो गया। तो पहले अपन इस क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट अपन सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कैपेसिटर है उसकी धारिता C है और उसका विभवांतर V है, और ऐसा करने से उसकी सतह के ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो फॉर्मूला रहता है आपका Q इज इक्वल्स टू CV, और इस केस में धारिता C, विभवांतर V दे रखा है, आवेश की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है सर, आवेश की वैल्यू दे रखी है 360 माइक्रोकुलाम। तो इसको मैं लिख लेता हूं, CV इज इक्वल्स टू 360 10 की पावर माइनस 6। इक्वेशन नंबर 1 बन गया ये। अब इसी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसकी धारिता को आप C रहने दीजिए, और जो विभवांतर V था उसमें से आप 120 वोल्ट का विभवांतर घटा दीजिए। तो अब परिणामी विभवांतर कितना हो गया, V माइनस 120 हो गया। ठीक है, तो आवेश कितना हो जाएगा सर, आवेश Q डैश हो जाएगा। यानी जब विभवांतर बदल गया तो आवेश भी तो बदलेगा, और आवेश बदल करके कितना हो गया उसकी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है 120 माइक्रोकुलाम। तो 120 माइक्रो को हटा दिया माइनस 6, यह आपके पास इक्वेशन नंबर हो गया इसका नंबर 2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इस केस के अंदर पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्लेटों के बीच में, संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर V ज्ञात कीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या नजर आ रहा है। पहला केस कह रहा है Q इक्वल्स टू CV, Q का मान आपको दे रखा है, Q डैश इक्वल्स टू CV डैश, V डैश कितना, V माइनस 120, और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। मुझे V निकालना है, क्या करूं, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें, तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से कितना हो जाएगा, CV अपॉन C V माइनस 120। चलिए आगे, 360 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बटा कितना हो जाएगा, 120 10 की पावर माइनस 6। C ने C को काटा, इसने इसको काटा, फाइनल रह गया आपके पास V अपॉन V माइनस 120। 0 ने 0 को काटा और 12 3 36। क्लियर हो गया भैया, वज्र गुणा कर लीजिए, तो मेरे पास ये हो गया V इज इक्वल्स टू 3V माइनस 360। 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने, 360। इस V को आप ट्रांसफर कर लीजिए, इधर ले लीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सर 2V इज इक्वल्स टू 360, देन V इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 180 वोल्ट। तो V की वैल्यू आपके पास आ जाती है 180 वोल्ट। यानी कि पहले केस में आपने जो बैटरी के सिरों पर विभवांतर लगाया था वो आपका 180 वोल्ट हो गया। ठीक है भैया, पहला पार्ट क्लियर है, एनी डाउट इसके अंदर। चलिए दूसरा कह रहा है संधारित्र की धारिता बताइए। तो इस पहले केस के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर C निकालना है, V की वैल्यू रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दो ये मान, या फिर समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो मैं लिख देता हूं इसका B पार्ट। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, C
इंटू वी की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां से 180, दिस इज इक्वल्स टू 360 10 की पावर माइनस 6। 180 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 जब इसके डिवाइड में जाएगा तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 180 को इससे आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, तो 2 रह जाएगा, और आगे 10 की पावर माइनस 6 है, माइनस 6 को मैं माइक्रो लिख लेता हूं। धारिता का मात्रक क्या होगा? फैरड हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का मेरा जो उत्तर है कि इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस धारिता है वो मेरे पास 2 माइक्रो फैरड हो जाएगी। ये इसके दो पार्ट यहां पे क्लियर हो जाते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट कह रहा है कि सर धारिता को तो C रखना है, लेकिन जो विभवांतर है उसको बदल देना है। कितना कर देना है? V प्लस 120 कर देना है। सवाल में बहुत अच्छे से कह रहा है, तीसरे पार्ट को पढ़िए कि जो विभवांतर है उसको आपको 120 वोल्ट से बढ़ा देना है। तो जब ऐसे करोगे तो आवेश की वैल्यू क्या होगी? बदलेगी ना। तो इसको मैं ले लेता हूं कि ये मेरे पास Q डबल डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भैया? जब आप विभवांतर बदलोगे तो आवेश भी तो बदलेगा। Q इज इक्वल्स टू CV। आप पहले दिन से जानते हो कि आवेश और विभवांतर हैं वही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, धारिता तो कांस्टेंट रहती है। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तीसरे प्रश्न का टारगेट क्या है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि आवेश का मान कितना होगा। तो आप दोनों की वैल्यू रख दीजिए। C की वैल्यू आपके पास आई 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो को वापस माइनस 6 लिख लीजिए। V का मान आपके पास आ गया 180 प्लस अपन लिख देते हैं 120, देन कितना हो गया? 2 10 की पावर माइनस 6, और ये हो गया आपके पास 300। तो ये आपके पास हो जाएगा 600, और 10 की पावर माइनस 6 को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो ये माइक्रो लग जाएगा, और आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। तो मेरे पास जो परिणामी आवेश रह जाएगा तीसरे केस का वो 600 माइक्रो कूलाम रह जाएगा। वेरी इजी है। बात समझ में आ गई? डाउट बोलिए इसमें। नहीं है सर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो इसका है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 4.8। एग्जाम्पल नंबर 4.8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या कह रहा है। परस्पर 1 mm की दूरी के ऊपर रखी हुई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकतियां जो प्लेटें हैं उनका आकार कैसा है? वृत्त का आकार है। भैया दोनों प्लेटें हैं वो वृत्त के आकार की, आयत के, वर्ग के, किसी भी आकार की हो सकती हैं, पर बराबर आकार की होनी चाहिए। निर्मित करती हैं। संधारित्र की धारिताएं कितनी होंगी? तो सबसे पहले आपको दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, दैट इज 1 mm। mm को लिख लीजिए। मिलीमीटर को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 1 d इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। इसके बाद में रेडियस दे रखी है आपको। रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में बदलूं तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहले जो मात्रक है उनको SI मात्रक के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए। D और R में क्या रिलेशन है आपको फाइंड आउट क्या करना है? C फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको यदि C फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लिख लीजिए। सर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इस प्लेटों का एरिया कितना हो जाएगा? आपको तो त्रिज्या दे रखी है, एरिया कितना हो जाएगा? सर वृत्त का एरिया होता है पाई R का स्क्वायर। चलिए पाई का मान लिख लीजिए 22/7। R का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4 हो गया। ये आपके पास एरिया आ जाता है मीटर स्क्वायर के अंदर। क्लियर है भैया? अब आप इस फॉर्मूले के अंदर सबकी वैल्यूज रख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एरिया की वैल्यू सर 22/7 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4। बटा में आपको क्या चाहिए? D चाहिए। D कितना है? 10 की पावर माइनस 3 है, तो 10 की पावर माइनस 3 यहां लगा दीजिए। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, पूरी कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। आपके पास क्या आ जाएगी? धारिता। और धारिता हमेशा किस में आती है? फैरड के अंदर आती है। और यदि आप यहाँ पे 10 की पावर में कुछ माइनस में अगर -6 आई तो माइक्रो, 9 आई तो नैनो, और 10 की पावर -12 आए तो पिको फैरड के अंदर लगा देना।
ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके और इसकी कैलकुलेशन अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये मेरे पास आएगा 69.47 इंटू 10⁻⁻12 और इसको यदि मैं राउंड फिगर में लिखूं तो 69.5 हो गया और 10⁻⁻12 को मैं पीको कह देता हूं, फैरड हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता, उसकी परिभाषा, उसकी बनावट और उसके एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाते हैं। पर ध्यान रहे, समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम अभी तक आपने क्या लिया है? निर्वात लिया है। और एक अहम डेफिनेशन उपांत प्रभाव क्या है वो भी अपना कंप्लीट हो जाता है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता भी बढ़ेगी और बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना समांतर प्लेट संधारित्र का निर्वात की स्थिति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जैसा भी आपको लगे आप प्लीज़, जितने भी व्यूअर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।